गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं वंदना माथुर से आचार्य राजनीति विज्ञान। पहले अपन ने ये क्या पढ़ा था प्लेटो के साम्यवाद में कि प्लेटो का साम्यवाद की क्या विशेषताएं हैं, साम्यवाद प्लेटो का साम्यवाद क्या है, और उन्होंने विशेषताएं बताई थी। अर्थ साम्यवाद, राजनीतिक और आर्थिक सत्ता का विच्छेद प्लेटो ने, न्याय सिद्धांत का पूरक, राज्य की एकता में सहायक, समाज के आर्थिक ढांचे को प्रभावित नहीं करता। अब आज अपन जो लेंगे इसी कंटिन्यू में कि प्लेटो की साम्यवादी योजना क्या है। इसमें उसे दो बताए हैं, संपत्ति का साम्यवाद और परिवार विषयक साम्यवाद। तो पहले अपने आता है संपत्ति का साम्यवाद। संपत्ति का साम्यवाद क्या है कि निजी संपत्ति का उन्मूलन प्लेटो की साम्यवादी विचारधारा का एक प्रमुख अंग है। प्लेटो की क्या धारणा थी कि निजी संपत्ति व्यक्ति को स्वार्थी, लालची, ईर्ष्यालु, प्रतिद्वंदी और हीन बनाती है और राज्य की एकता और न्याय को संकट में डाल देती है। अतः प्लेटो अपने आदर्श राज्य के दार्शनिक शासकों और सैनिकों को व्यक्तिगत संपत्ति से वंचित रखता है। प्लेटो संरक्षक वर्ग के लिए संपत्ति विषयक साम्यवाद का प्रतिपादन करते हुए कहता है कि पहली बात तो यह है कि उनके पास तो केवल उतनी ही संपत्ति होगी, यानी संरक्षक वर्ग की बात है कि जितनी जीवन के लिए नितांत अनिवार्य है। न तो उनके पास अपना कोई घर होगा, न कोई ऐसा गोदाम जो सबके लिए खुला न हो। उन्हें सामान्य भोजनालयों में भोजन करना चाहिए, सिपाहियों की तरह डेरों में रहना चाहिए, और ये केवल ऐसे नागरिक हैं जिन्हें सोना चांदी छूना तक न चाहिए। इसी में उनकी मुक्ति है और ऐसा करने से ही वे राज्य के रक्षक बन सकेंगे। तो क्या है, प्लेटो की साम्यवादी व्यवस्था में संरक्षक वर्ग के पास किसी प्रकार की कोई संपत्ति नहीं होगी। राज्य का जो तीसरा वर्ग है हमारा उत्पादक वर्ग, उसको प्लेटो ने व्यक्तिगत संपत्ति रखने का अधिकार दिया है, लेकिन राज्य इस बात का भी ध्यान रखेगा कि उत्पादक वर्ग में कोई बहुत अधिक धनी और कोई बहुत अधिक निर्धन न हो जाए। कतिपय हाथों में धन का बाहुल्य होना और बहुसंख्यक लोगों का आर्थिक अभाव से पीड़ित होना, ये दोनों ही स्थितियाँ प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य के लिए अवांछनीय है। वह आर्थिक क्षेत्र में भी व्यक्तिगत आधार पर उत्पादन एवं राज्य नियंत्रण का समर्थक है। इस तरह उनका जो बैकग्राउंड है संपत्ति का जो साम्यवाद है। अब हमारी क्या आती है संपत्ति के साम्यवाद की विशेषता। तो पहली विशेषता क्या है कि ये साम्यवाद क्या है, सभी नागरिकों के लिए नहीं वरन केवल शासक और सैनिक वर्ग के लिए है। इसका उद्देश्य यद्यपि समाज का कल्याण है, किंतु इसे संपूर्ण समाज के द्वारा व्यवहार में नहीं लाया जाता है। दूसरा पॉइंट क्या आता है हमारा, इसका उद्देश्य क्या है साम्यवाद का, राजनीतिक है, आर्थिक नहीं। जबकि हमारे आधुनिक साम्यवाद का उद्देश्य क्या है, आर्थिक विषमता को दूर करना। लेकिन प्लेटो के साम्यवाद का उद्देश्य क्या है, राजनीति और शासन व्यवस्था को दोष मुक्त करना। तीसरा पॉइंट हमारा क्या आता है कि प्लेटो का साम्यवाद क्या है, भोग का नहीं वरन त्याग का मार्ग है। यह समाज के शासक वर्ग को कंचन और कामिनी का मोह छोड़कर जन कल्याण में रहने के लिए प्रेरित करता है। इस संबंध में फॉस्टर ने भी क्या कहा है कि प्लेटो के संरक्षक वर्ग को सामूहिक रूप से संपत्ति का स्वामित्व ग्रहण करना नहीं वरन इसका क्या करना है, त्याग करना है। तो इससे संपत्ति विषयक साम्यवाद की जो विशेषता है वो क्या है, इसका उद्देश्य राजनीतिक है, आर्थिक नहीं है। इसका उद्देश्य आर्थिक क्षमता दूर करना नहीं है, बल्कि राजनीति और शासन व्यवस्था को दोष मुक्त करना है। उसका साम्यवाद भोग का नहीं वरन त्याग का मार्ग है। तो ये अपना है प्लेटो के संपत्ति विषयक साम्यवाद का बैकग्राउंड। अब हमारे क्या आता है कि संपत्ति विषयक साम्यवाद के पक्ष में तर्क, उसमें 3 तर्क हमारे आते हैं
मनोवैज्ञानिक आधार, राजनीतिक आधार और राजनीतिक और व्यावहारिक आधार। तो सबसे पहले हमारा क्या आता है, मनोवैज्ञानिक आधार। मनोवैज्ञानिक आधार में प्लेटो क्या कहता है कि आत्मा के 3 तत्व या विशेष गुण मानता है। वो कौन से हैं हमारे? विवेक, शौर्य और इंद्रिय तृष्णा। इन 3 गुणों के आधार पर ही प्लेटो ने क्या करा है, समाज को 3 भागों में बांटा है, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। उनके न्याय के विचार के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और शासक तथा सैनिक वर्ग ऐसा कर सके, उसके लिए क्या जरूरी है, इन दोनों वर्गों के द्वारा यानी शासक और सैनिक वर्ग जो संरक्षक वर्ग कहलाता है, आर्थिक वृत्तियों का परित्याग किया जाए। प्लेटो क्या मानता है, यदि वो ऐसा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, अपना कर्तव्य पालन नहीं कर सकेंगे। इसलिए क्या माना है प्लेटो ने कि शासक वर्ग में विशुद्ध विवेक और सैनिक वर्ग में शौर्य को बनाए रखने के लिए इन वर्गों के संबंध में संपत्ति विषयक साम्यवाद को अपनाना आवश्यक हो जाता है। तो ये क्या है, हमारा सबसे पहला आधार क्या है, मनोवैज्ञानिक है। दूसरा हमारा क्या आता है, दार्शनिक आधार। दार्शनिक आधार क्या है, ये प्लेटो अपने संपत्ति विषयक साम्यवाद का समर्थन विशेष कार्य के सिद्धांत के आधार पे करता है। इस सिद्धांत का आशय क्या है कि जिन्हें शासन करने का कार्य, जो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है, सौंपा गया है, उन्हें प्लेटो क्या मानता है कि ये सभी सांसारिक तत्वों से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि ये ही शासन के कार्य में बाधा डालते हैं। और इसीलिए प्लेटो क्या मानता है कि धन निश्चित रूप से एक ऐसा तत्व है जो अभिभावक वर्ग को इससे अलग रखा जाना चाहिए। फिर तीसरा हमारा पॉइंट आता है राजनीतिक और व्यावहारिक आधार। तीसरा पॉइंट हमारा कौन सा है, राजनीतिक और व्यावहारिक आधार। यानी प्लेटो क्या मानता है कि शासन की शक्ति उन्हीं व्यक्तियों के हाथों में होनी चाहिए। शासन की शक्ति किन व्यक्तियों के हाथों में होनी चाहिए, जो सर्वाधिक गुण संपन्न हो। लेकिन प्लेटो क्या मानता है कि अगर अभिभावक वर्ग को या संरक्षक वर्ग को अगर संपत्ति संग्रह की छूट दे दी जाएगी तो क्या हो सकता है, वो राजनीतिक पदों के लिए चुनाव का आधार क्या हो जाएगा, गुण न रहकर संपत्ति हो जाएगा। इसीलिए प्लेटो क्या मानता है कि जिन लोगों के हाथ में राजनीतिक शक्ति है, यदि उनके कुछ निजी आर्थिक हित भी हों तो हो सकता है कि वे निस्वार्थ कर्तव्य पालन का मार्ग छोड़कर अपनी जेबें भरना शुरू कर देंगे और दूसरों का शोषण करना शुरू कर देंगे। इसीलिए प्लेटो राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों को अलग अलग रखना चाहता है। वह चाहता है कि जो लोग आर्थिक क्रियाओं में लगे हैं उनका राजनीतिक शक्ति में कोई भाग नहीं होना चाहिए, और जिन लोगों के हाथों में राजनीतिक सत्ता हो उनके कोई आर्थिक हित नहीं होने चाहिए। इस संबंध में सेबाई ने बहुत अच्छी बात कही है प्लेटो के लिए। क्या कहा है कि सरकार के ऊपर धन के दूषित प्रभाव का प्लेटो को इतना दृढ़ विश्वास था कि उसे दूर करने के लिए उसे स्वयं संपत्ति का ही विनाश करना पड़ा, जहाँ तक कि सैनिकों और शासकों का संबंध है। तो इस तरह क्या है हमारा ये साम्यवाद संपत्ति का, कि ये सभी नागरिकों के लिए नहीं है, केवल शासक और सैनिक वर्ग के लिए ही है। प्लेटो का उद्देश्य क्या था, एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना था जिसमें शासक वर्ग अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का सर्वाधिक श्रेष्ठतापूर्वक संपादन कर सके। कालांतर में शिक्षा का प्रभाव समाप्त होकर
दूषित तत्व उनके मानस में प्रवेश न कर सके, इस दृष्टि से वह संरक्षक वर्ग हेतु साम्यवादी व्यवस्था का निर्देश करता है। इस संबंध में बार्कर ने बहुत अच्छी क्वेश्चन दी है प्लेटो के तर्क के संबंध में, संपत्ति का जो साम्यवाद दिया है कि प्लेटो का साम्यवाद राज्य के संरक्षक वर्ग के लिए था, अपनी निजी संपत्ति तथा अपने पारिवारिक जीवन की आहुति राज्य के दार्शनिक शासक वर्ग तथा सैनिक वर्ग को ही देनी थी। थैंक्स।